घर किचन के काम में लगाइए टिप्स और ट्रिक्स का तड़का। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। घर किचन के काम करते हुए ना बहुत बार हमारे जो काम है वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और जल्दी खत्म नहीं होते हैं। तो चलिए कुछ जानेंगे ऐसे ही टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान करेंगे। पहला यूजफुल टिप मेरा छोले से जुड़ा हुआ है। छोला हो सकता है, राजमा हो सकता है, खड़ा मूंग हो सकता है, जिनको हम भिगोना भूल चुके हैं और अब बनानी है हमें इसकी सब्जी। तो क्या करें, पहले तो 2-3 पानी से अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए, कुकर दीजिए, हाथों हाथ ये पकेंगे। गलाना अगर भूल भी गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके अंदर डाल दीजिए छोले। जितनी मात्रा में आपने छोला लिया है उतनी ही मात्रा में आपने लेने हैं आइस क्यूब। ये देखिए साइड में आइस क्यूब है, इतना ही मेरे पास छोला था। अब दोनों को हमें डाल देना है कुकर के अंदर। इसके बाद में हमने डालना है नॉर्मल टैप वाटर, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लगभग आधा लीटर इतना मैंने ऐड किया है, क्योंकि इतना ही मेरा छोला था, बहुत ज्यादा मैंने नहीं लिया था। अब हमने इसको सीटी लगाना है। अब यहाँ पे ठंडे गर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो चने को बहुत जल्दी से गला देगा। यकीन ना हो तो करके देखिएगा। आपने यहाँ पे 3 ही सीटी लगाना है, अगर चाहे तो 4-5 कर सकते हो। वैसे 3 सीटी में आराम से हो जाता है। मैंने यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है वो हाई नहीं करी थी, मीडियम फ्लेम पे रखा था। हाई फ्लेम पे करोगे तो जल्दी जल्दी होगा और हो सकता है थोड़ा सा कच्चा रह जाए। तो आपने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने देना है। इसके बाद में आपने कुकर को पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दीजिएगा। इसके बाद में ही आपने खोलना है। जल्दीबाजी में कुकर को पानी के नीचे नहीं रख देना है, पानी की छींटे वगैरह इसमें नहीं लगाना है। इसको ठंडा होने का टाइम दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर चने पकड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये वही चना है जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाए थे। और देखिए इस तरीके से आप दबा के देखिए, बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ अगली बार अगर गलती से आप राजमा या खड़ा मूंग या इस तरीके से कोई भी दाल है जो कि भूल चुके हो भिगोना, तो आप बर्फ की मदद से हाथों हाथ इसे पका सकते हो। अब एक और काम का यूजफुल टिप देख लेते हैं। जब भी हम बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं तो बहुत बार ना एक के अंदर एक बर्तन रख देते हैं। हो सकता है कटोरी हो सकती है, प्लेट हो सकती है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी बर्तन जो कि इस तरीके से फंस जाता है, अटक जाता है। तो आप इसे निकाले कैसे? तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाला जो बर्तन है ना, इसमें पानी डालिए जैसे मैंने आपको दिखाया, और अब आप इसे रख दीजिए बर्नर पे। जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा ना, अब आप देखेंगे इसमें से एक गैस रिलीज होगी। जो नीचे वाला बर्तन है ना, उसमें से एक गैस रिलीज होगी। आपको तो वैसे आवाज से पता चल ही जाएगा, तो मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था, इसलिए मैंने इसको बंद किया। ध्यान दीजिएगा, बर्तन गर्म होता है। जैसे कि ये वाला बर्तन ना मेरा गर्म था, तो इस तरीके से सावधानी से उठाने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए बहुत आसानी से इस तरीके से खुल जाता है। वैसे तो बिना पानी रखे हुए भी आप इसको खोल सकते हो, पर थोड़ा सा ना टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप कम टाइम में चाहते हो तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल लीजिएगा। ये जो लोहे के बर्तन होते हैं, जब भी आप इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल या सब्जियां वगैरह नहीं डालनी है। 3-4 ड्रॉप आप पहले कुकिंग ऑयल डालिए, जैसे मैंने आपको दिखाया। स्पेशल मैं सिर्फ लोहे के बर्तनों के लिए बता रही हूँ। अगर लोहे का तवा वगैरह है तब भी आपने इसी टिप को इस्तेमाल करना है। और लेना है टिश्यू पेपर या कोई सा कॉटन कपड़ा भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर जो कढ़ाई है वो हल्का सा गर्म है, ठीक है। एकदम ठंडी कढ़ाई पे नहीं किया है मैंने इसको, हल्का सा कढ़ाई को गर्म कर लिया है। उसके बाद टिश्यू पेपर को आप अच्छे से घुमाइए। अब आप देखिए इसमें से कितना सारा जंग निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही अगर डाइट खाना बनाएंगे हम इसमें, तो ये सारा जो जितना भी जंग है ना, ये हमारे खाने में जाएगा, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लोहे के बर्तन में खाना बनाना अच्छी बात होती है, इससे हमारी बॉडी में आयरन की कमी दूर होती है। पर जंग हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता है। जंग को हटाना जरूरी होता है। तो अगर आप भी एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं तो उसको हटाइए, और लोहे के बर्तन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। मूंगफली को भूनना एक बहुत ही आसान सा काम लगता है देखने में, पर जब हम इसे भूनते हैं तो बहुत ज्यादा एक तो टाइम लग जाता है, और उसके भूनने के चक्कर में ये ना काफी बार जल भी जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ दाने हैं। अब ये देखिए इसका छिलका नहीं उतर रहा है, जबकि ये लगभग भून चुके हैं। अब ऐसे में हम ऐसा क्या करें, क्या इसे और भूनना चाहिए? तो इससे क्या होगा, इसका रंगत भी बदलेगा और इसका स्वाद भी बदलेगा। तो अपने इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस कढ़ाई को अच्छे से प्री हीट कर लीजिए। दानों को कुछ सेकंड के लिए बस चला लीजिए और डाल दीजिए आप इसमें पानी के छींटे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस आपने पानी के छींटे लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाइए और फिर से आप इसे चलाइए। यहाँ कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे चला रही हूँ, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो जो मूंगफली के दाने हैं ना, ये जल जाया करते हैं। और यहाँ तो मैं जो आपको टिप बता रही हूँ, इसमें आपके मूंगफली के दाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, और जितना छिलका है ना वो बहुत आसानी से निकल जाएगा।
तो एक दो बार मैंने इसको और अच्छे से चलाया है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर से मैं इसके अंदर पानी के छींटे लगाऊंगी। तो लगभग यहाँ पर 2 बार मैंने पानी के छींटे लगाए हैं। अगर आपने दाना ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, मान लीजिए 1 kg के आसपास दाना आप भून रहे हो, तो आपने 3 से 4 बार इस प्रोसेस को दोहराना होगा। मेरे 2 बार में ही हो गया था। तो देखिए इस तरीके से जैसे ही पानी के छींटे लगेंगे ना, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बर्फ और चने को बॉईल किया था, बस बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर ठंडे गर्म का कॉम्बिनेशन होगा, जिससे क्या होगा, ये जो मूंगफली के दाने हैं ना, इसका जो छिलका है बहुत आसानी से छूट जाएगा। यहाँ तो करते करते ही मुझे देखने में आ रहा था कि काफी सारे छिलके ना निकलने लग गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है। फिर रूम टेम्परेचर पे इसे आने दीजिएगा। हल्के से हाथ से मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगी, बहुत आसानी से छिलके निकल जाते हैं। वैसे तो हम काफी ज्यादा मेहनत लगाते हैं इस चीज को करने में। ये देखिए बस हाथ लगाते ही आपका जो मूंगफली का छिलका है ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अपने कामों को आसान कीजिए, अपनाइए कुछ ये काम के टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान करेंगी। ये देखिए जैसे जैसे एक एक दाना छिलका उतर रहा है। नेल पेंट लगाना हर महिला को पसंद है, पर हमारे घर और किचन के काम है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। स्पेशल दिक्कत तब होती है जब हम करते हैं पानी का काम। तो नेल पेंट लगा लिया है और उसके बाद में हमें कुछ काम करना है, तो बड़ी ये हो जाती है कि हमारे नेल पेंट में ना थोड़ी बहुत निकल जाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है, तो वो अधूरी सी लगती है, जिसके बाद में हमारे ही नाखून देखने में हमें अच्छे नहीं लगते। तो हम ऐसा क्या करें कि नेल पेंट लगाएं, हमारे काम भी करें और हमारी जो नेल पेंट है वो खराब भी ना हो। तो आप ले लीजिए वैसलीन। अगर आप वैसलीन यूज नहीं करते हैं या वैसलीन आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई सा ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपकी स्किन को सूट करता है वो ऑयल भी आप ले सकते हैं। अच्छे से ना यहाँ पर आपकी जो नेल पेंट वाले हिस्सा है, यानी हमारे जो नाखून है, इस पे अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद में आप अपने पानी का काम कीजिए। इससे ना पानी नहीं रुकेगा, नेल पेंट पे पानी नहीं रुकेगा, तो नेल पेंट खराब भी नहीं होगी। ऐसे ही अगर करने जाओगे तो नेल पेंट बहुत जल्दी से खराब हो जाती है और फिर बार बार हमारा भी मन नहीं करता है लगाने का। अगर दिन में 1 बार कर रहे हैं तो 2 से 3 बार तो हमारा पानी का काम होता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा भी दिए तो फिर भी थोड़ा बहुत तो काम रहता है, और बर्तन तो एक बहुत बेसिक सा काम है जो कि हम डेली ही करते हैं। तो नेल पेंट पे थोड़ा सा आप वैसलीन लगाइए और वैसलीन का जादू देखिए। और छोटी सी डिब्बी, मात्र 15 से 20 रुपए की छोटी सी डिब्बी आप किचन में रखा करें, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो बर्तन है ना वो किचन में ही क्लीन होते हैं। तो ऐसे तो ध्यान रहेगा नहीं, पर हाँ सामने रहेगी तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रहेगा कि मुझे नेल पेंट के ऊपर ही वैसलीन लगानी है, या थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या जो भी आप बालों में लगाते हो उस तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े ऐसे यहाँ बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। इसके बाद मैं अपनी फिंगर्स आपको दिखा दूंगी, तो आप देखोगे कि मेरी जो नेल पेंट है वो बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल भी यहाँ नेल पेंट नहीं निकली हुई है। चलिए देखते हैं और काम की यूजफुल टिप्स। यहाँ मैं बर्फ से जुड़ा हुआ एक और काम का यूजफुल टिप आपको बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ से बर्फ निकाली हूँ ट्रे के अंदर, देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम ना मार्केट से कुछ चीज़ें बहुत महंगे दाम पे लेकर आते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है। वो है चांदी। चांदी की ज्वेलरी लेते वक्त ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम इसकी प्योरिटी कैसे चेक करें। वैसे तो ज्वेलर आपको पहले से ही बताते हैं कि ये 50% ही प्योर होती है, इससे ज़्यादा प्योर नहीं होती है, पर उसके बाद भी बहुत सारे ज्वेलर इसमें उससे भी ज़्यादा मिलावट करते हैं, तो नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर मैं 2 तरह की चांदी ली हूँ, एक कड़ा है और दूसरा मेरे पास यहाँ बिछिया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर आइस क्यूब डाल रही हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अब आपने क्या करना है, आइस क्यूब इसके ऊपर रख देना है और 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए वापस, क्योंकि देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। विंटर सीजन में तो नहीं दिक्कत होती है, आप डायरेक्ट किचन काउंटर पे काम कर सकते थे, पर 10 या 15 सेकंड के लिए आप इसे फ्रीजर में रख दीजिएगा। अब यहाँ जो कड़े हैं ये देखिए, मैं आपको निकाल के बता रही हूँ, उठा के दिखा रही हूँ, हिला के भी दिखा रही हूँ। इसमें से बर्फ नहीं हटी है, देख सकते हो आप, ये देखिए बर्फ नहीं हटी। और यहाँ पर जो बिछिया है ये देखिए, इसके ऊपर मैंने और भी आइस क्यूब रखे थे जो कि इस पे चिपके ही नहीं, और जो चिपके हैं वो भी कुछ सेकंड्स में निकल के बाहर आ गए थे। तो ये जो आइस क्यूब है ना, इससे आप घर बैठे आपकी जो ज्वेलरी है स्पेशल चांदी की, उसको चेक कर सकते हैं कि वो प्योर है या नहीं है। यहाँ पर जो बिछिया है इसमें बहुत ज्यादा मिलावट है, तो देखिए आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें से आइस क्यूब हट चुके थे, पर ये जो कड़ा है जिसके ऊपर पहले से आइस क्यूब लगा हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, और देखिए अभी तक आइस क्यूब इसके ऊपर चिपका ही हुआ है। ये प्योर चांदी को चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है। कुकर का तो हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पर कुकर इनसाइड से पीला हो जाता है। तो ये जो व्हाइट वाला टूथपेस्ट होता है ना, ये बहुत अच्छे से काम करता है। जो भी हो यूज कीजिएगा। मेरे पास एक कोलगेट है, मैं इसका यूज करके बता रही हूँ, थोड़ा सा ही लगेगा। अब अच्छे से आपने यहाँ पर चलाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रब मैं यूज करी, इसको पहले से मैंने पानी से हल्का सा गीला कर लिया था,
अब अच्छे से आपने चलाना है। आप खुद देखेंगे इसके अंदर जितना पीलापन है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे बर्तन का साफ करने का तरीका होता है ना उससे क्लीनिंग नहीं होती है। अगर होती भी है तो दाग धब्बे निकलते हैं, पर हल्का सा जो पीला पीला सा निशान हो जाता है, ये आलू अंडा बॉईल करने की वजह से जो एक काली सी परत हो जाती है स्पेशल कुकर के अंदर, तो वो बहुत बुरी लगती है देखने में। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपका कुकर बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तब आप यहाँ पर ये जो टूथपेस्ट है इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई गंदगी निकल रही है, तो आप इसमें 1 चम्मच इतना नमक भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करते समय इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ जितना टूथपेस्ट लिया है उतना ही नमक डालें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मत ले लीजिएगा। और अच्छे से हल्के हाथों से आप चलाइएगा। वैसे तो कोलगेट से ही बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, पर अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है तब जाके आप नमक ऐड कीजिएगा। जितना हो सके ग्रीन स्क्रब से ही आप क्लीनिंग किया करें, स्टील का जूना ना इस्तेमाल करा करें इनसाइड कुकर की तरफ, क्योंकि उस पर बहुत कड़क हाथों से जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो धीरे धीरे करके ये बर्तन अंदर की तरफ से घिसता जाएगा। तो अच्छे से मैंने इसको स्क्रब कर लिया है। इसके बाद मैं नॉर्मल पानी से इसे क्लीन करके भी आपको दिखाऊंगी। तो अच्छे से बढ़िया से मैंने इसको क्लीन किया है, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने से शायद मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, पर अब ना अंदर की साइड बहुत ज्यादा पीले पीले से दाग आ गए थे जो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने ये वाला टिप यूज किया है। आप इस टिप को सेम स्टील के बर्तन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम स्टील के बर्तन को कंटिन्यू यूज करते हैं तो वो भी इनसाइड अंदर की तरफ से पीले निशान बनने लग जाते हैं और बाहर की तरफ से काले काले निशान होने लग जाते हैं। तब भी नमक कोलगेट का टिप बहुत अच्छे से काम करता है।